बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी। G20 सम्मेलन के बाद पहली बार बीजेपी मुख्यालय आएंगे पीएम। G20 की अपार सफलता के बाद आभार व्यक्त करेंगे। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज। सीट शेयरिंग पर हो सकती है चर्चा। यूपी, बिहार समेत 5 राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे लंदन। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जाएंगे लंदन। प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर दौरा। एमपी के दतिया में भरी पंचायत के बीच खूनी संघर्ष। 5 लोगों की गोली मारकर हत्या, 6 घायल। मवेशी भगाने को लेकर गोलीकांड। केरल में निपाह वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट। 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। मास्क जरूरी बताया गया। राज्य में अब तक 4 केस, 2 की मौत। ओडिशा में तेज बारिश से बाढ़ का खतरा। 6 जिलों में रेड अलर्ट। यूपी, एमपी समेत 16 राज्यों में बारिश की संभावना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से आपको खबर बता दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन का दौरा है। लंदन दौरे पर रहेंगे। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए दरअसल लंदन जाएंगे। प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर यह दौरा इस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए यह दौरा बेहद अहम। लंदन में करीब 25 से 28 सितंबर तक रोड शो होगा और इसके बाद उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। सचिव जो हैं मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे भी साथ में मौजूद रहेंगे, जो लंदन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पहुंचेंगे। डीजी इंडस्ट्री से रोहित मीणा भी जाएंगे। साथ ही डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी इस दौरे में साथ में रहेंगे। 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई, आबू धाबी में रोड शो होंगे। तो सरकार ने करीब इसका जो बजट, जो निवेश रखा है, निवेश का जो लक्ष्य है वो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ये बेहद अहम मानी जा रही है। और जो लंदन दौरा है, विदेशी जो मेहमान हैं उन्हें आमंत्रित किया जाएगा इस समिट में हिस्सेदारी को लेकर। और इसी लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। आने वाले समय में और किस तरीके से बेहतर स्थिति बनाई जा सके आयात और निर्यात को लेकर, इस लिहाज से ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। तो समिट में निवेश को लेकर ये लंदन दौरा बेहद अहम। आबू धाबी और दुबई में रोड शो का भी आयोजन किया गया है। रोड शो किया जाएगा और रोड शो के जरिए ये बताने की कोशिश कि किस तरीके से इसमें सहभागिता आपकी बेहद महत्वपूर्ण होगी। जो विदेशी मेहमान हैं जो इस समिट का हिस्सा बनेंगे, हिस्सेदारी लेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है जो आर्थिक स्थिति है उसे भी एक मजबूती मिलेगी। और इस दिशा में ये प्रयास उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बेहद अहम माना जा रहा है। तो 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई, आबू धाबी में रोड शो होंगे। सरकार ने करीब इसका जो निवेश का लक्ष्य रखा है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। रोड शो के जरिए बताने की एक कोशिश और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिहाज से ये दौरा पुष्कर सिंह धामी का बेहद है। तो प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विदेशी मेहमानों का आगमन हो और इसको लेकर आमंत्रित करने को लेकर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा।
बढ़ते आगे, फरीदाबाद से आपको खबर बता दें, चोरी हुआ नवजात बरामद किया गया है, जो कि चोरी किया गया था। 12 घंटे में पुलिस ने बरामदगी की है। दिल्ली के सुल्तानपुरी से नवजात पाया गया। बादशाह खान सिविल अस्पताल से चोरी हुआ था ये नवजात, और आरोपी महिला अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्राइम ब्रांच की टीम ने महिला के प्रेमी को पकड़ा है। गिरोह में जो अन्य महिला जिसका नाम पूजा बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास अभी भी जारी है। तो फिलहाल आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, और तस्वीरें में जिस नवजात की चोरी हुई, एक महिला और पुरुष ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। हालांकि इस नवजात शिशु की बरामदगी 12 घंटे के अंदर कर ली गई है, और जो महिला है, जो आरोपी महिला है, वो अभी भी फरार बताई जा रही है। उसका नाम पूजा बताया जा रहा है। जो इस महिला का प्रेमी है, फिलहाल उसकी गिरफ्तारी और उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो नवजात चोरी हुआ था, फिलहाल उसकी सुरक्षित बरामदगी कर ली है पुलिस ने। क्राइम ब्रांच की टीम ने ये सकुशल पूर्वक बरामदगी की है, और आरोपी महिला की तलाश जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। बागपत से आपको खबर बता दें, कुख्यात धर्मेंद्र केरठल समेत 3 पर शिकंजा कसा है। गैंगस्टर एक्ट में कुख्यात समेत 2 बदमाशों पर शिकंजा तेज। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में 5-5 साल की सजा दी है। तो 5-5 साल की सजा सुनाई गई। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। धर्मेंद्र पर 53 और सत्येंद्र मुखिया पर 23 मुकदमे दर्ज हैं। प्रदेश की माफिया सूची में इनका नाम शुमार है। धर्मेंद्र केरठल गैंगस्टर के मुकदमे में धर्मेंद्र की 60 लाख संपत्ति भी कुर्क की गई है, और सत्येंद्र की 11 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। तो रमाला थाना क्षेत्र के केरठल गांव का ये रहने वाला धर्मेंद्र बताया जा रहा है, जिसके ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो प्रदेश की माफिया सूची में धर्मेंद्र केरठल का नाम शुमार है, और 60 लाख की संपत्ति भी धर्मेंद्र की कुर्क की जा चुकी है। तो सत्येंद्र की 11 लाख रुपए संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, और एक आपराधिक रिकॉर्ड रमाला थाना क्षेत्र के केरठल गांव का ये रहने वाला ये शातिर बताया जा रहा है, जिसके ऊपर पहले से ही कई कुख्यात मुकदमे दर्ज हैं। तो कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। तो फिलहाल अदालत ने सजा सुनाई है। अवगत कराना है कि जनपद बागपत पुलिस एवं अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए शासन स्तर से चिन्हित कुख्यात माफिया धर्मेंद्र केरठल और उसके 2 साथी को आज न्यायालय में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सजा दिलवाई गई है। इसमें न्यायालय द्वारा धर्मेंद्र केरठल और उसके 2 साथियों को 5 वर्ष का कारावास एवं 50,000 रुपये की अर्थदंड से सजा दी गई है। इसमें यह भी बताना है कि धर्मेंद्र केरठल पे अनेक राज्यों के 53 से ऊपर मुकदमे, जो कि लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा जो इसके साथी सत्येंद्र मुखिया, इस पे भी 23 मुकदमे हत्या के प्रयास, लूट आदि के मुकदमे पंजीकृत हैं। ये भी बताना है कि जनपद बागपत पुलिस द्वारा इनकी लगभग 70 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क की जा चुकी है, और आने वाले समय में जनपद बागपत पुलिस शेष माफियाओं को सजा दिलाने के लिए भी कटिबद्ध है। सीधे रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। हमने अपनी योजना में तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपए वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी एक
4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है, तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट, क्योंकि बहुत से एरिया ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स ही दिए जा सकते हैं, थोड़ा कम कीमत में प्लॉट उपलब्ध हो सकते हैं, फ्लैट भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये 3-4 शहर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स देना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम हो अथवा फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या पंचकुला हो, यहाँ जमीनों के रेट बहुत हाई हो गए हैं और ऐसे परिवारों को फ्लैट देने में फिर भी फिजिबिलिटी ये बन जाती है। तो इस प्रकार से HSVP के द्वारा ये सब आवास कॉलोनियां बनाई जाएगी। तो उसके लिए अभी तो हम उनकी एक प्रकार से डिमांड इस पोर्टल पर मांग रहे हैं, जो पोर्टल शुरू किया गया है कि किनके यहाँ अपना मकान नहीं है और किनको उसकी आवश्यकता है, ताकि उस आवश्यकता के हिसाब से कितनी आवश्यकता किस जिला में, किस जिले के जिला केंद्र पर, अब ये शहरों के लिए है तो शहरी क्षेत्र के अंदर कहाँ की कितनी डिमांड आएगी, आज तो केवल उसका एक पोर्टल ये बनाया है ताकि डिमांड हमें मिले और हम इसकी योजना बना सके। हमने कई जिला केंद्रों पर जमीनें आइडेंटिफाई कर ली हैं, कम से कम 5 एकड़, इससे ज्यादा जितनी आवश्यकता होगी उतनी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी प्रकार दूसरा जो पोर्टल है जिसकी तो इसका ब्रोशर लिंक करना, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देना और भी नहीं एक ब्रोशर है और किसी को उसका तो नहीं है रेडी करना। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना इसका एक ब्रोशर भी बना करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि पूरी योजना ये लोगों को ध्यान में आ सके। दूसरा जो पोर्टल प्रारंभ किया गया है वो है नो लिटिगेशन पॉलिसी, और वो भी एक विशेष क्षेत्र के लिए है। जैसे पिछले दिनों में अपने को मालूम होगा कि कासण की जो जमीन उसका विवाद बहुत पुराना 2000 ये अधिग्रहण की योजना इसकी कब की गई थी 2011 में की गई थी, लेकिन लिटिगेशन चलते चलते और इस समय तक उसका फैसला नहीं हो पाया था। अब लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से उन्होंने कहा कि पॉलिसी बना करके और इनको ये जमीन जो अधिग्रहण है वो तो फाइनल हो गया था, लेकिन आंदोलन भी था, हमें भी लगा कि उस समय के रेट्स और आज के रेट्स में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने एक नई नो लिटिगेशन पॉलिसी अपनी कैबिनेट में पास की है, उसके हिसाब से उसका एक पोर्टल बनाया है कि वो लोग जो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करके इसमें आ जाएंगे उनको इसका लाभ मिल जाएगा। और अभी प्रारंभ में 3 महीने का समय रखा है कि 3 महीने ये जो पोर्टल खुला रहेगा उस समय तक इसके सारे लाभ वो ले सकते हैं। लाभ के हिसाब से पहला ये है कि ये नो लिटिगेशन पॉलिसी है, जो इस पर आएगा वो आगे कहीं कोर्ट में दोबारा उसको चुनौती नहीं देगा और किसी प्रकार की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग नहीं करेगा। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कर भी नहीं सकते, फिर भी हमने कंडीशन रखी कि इसमें जो आएगा वो इन बातों को ध्यान में रख करके आएगा। और अगर पहले कहीं इस भूमि के नाते से कोई मामले लंबित हैं उनको वो वापस लेगा, ताकि आगे इस मामले को लिटिगेशन को समाप्त कर सके। इसमें जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, जो राशि एज पर अवार्ड लगभग 90-92 लाख रुपए पर एकड़ है, एक तो वो मिलेगी उनको, और 1 एकड़ के बदले 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट भी उनको मिलेगा। विकसित जो क्षेत्र है उसके अंदर ये आवासीय प्लॉट उनको ये मिलेगा। और उसमें जब भी पहली फ्लोटेशन हो जाएगी उस एरिया को डेवलप करने के बाद, उस समय ही वो प्लॉट उनको दे दिया जाएगा। उस प्लॉट की जो कीमत है, इस समय जो फ्लोटिंग का जो टाइम होगा उस टाइम पर उनका जो रेट है उनसे वो लिया जाएगा। इसका तो रेट जो है हमारा निर्धारण उस समय होगा जब ये हम फ्लोट करेंगे। हाँ। और लेकिन उसमें भी उनका हमने रेट नहीं, लेकिन रेट भी कम रखा था, जो हमारा कलेक्ट रेट के हिसाब से जो कैलकुलेट होगा, जो अधिग्रहण रेट के हिसाब से जो कैलकुलेट होगा उतना ही रेट उनसे वो लिया जाएगा। और बाद में उस प्लॉट को वो बेचेंगे जब भी प्लॉट वो बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि उनको लगता है कि हमें प्लॉट बेचना नहीं है
तो उसको एक निश्चित राशि के ऊपर बायबैक भी कर लिया जाएगा ताकि एक निश्चित लाभ उनको मिल सके। इस सारी प्रक्रिया में पहला अनुमान हमारा ये है कि उनको प्रति एकड़ लगभग 2,70,00,000 रुपया की वैल्यू उनको मिल सकेगी। जो 92 लाख रुपया है उसकी बजाय 2,70,00,000 रुपया उनको ये मिल सकेगा। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनका प्लॉट और महंगा बिकता है, जो हमारा रेट है जिसे हम बायबैक करेंगे उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, और उससे अगर ऊपर मार्केट रेट निश्चित रूप से जाएगा ही ऊपर, क्योंकि आज भी मार्केट में काफी महंगे हैं प्लॉट, और वो वर्ग बेचते हैं तो उसका और 50 लाख 1 करोड़ एकड़ भी उनको ज्यादा मिल सकता है। प्लॉट का जो साइज होगा, आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर या उसके मल्टीपल, जितना शेयर जिसका होगा उसके मल्टीपल। तो केंद्रीय कैबिनेट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम। आप हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को सुन पा रहे थे, माफ कीजिएगा, जो उन्होंने कई अहम बातें कही, जैसा कि गरीबों को फ्लैट्स मुहैया कराए जाएंगे, मकान मुहैया कराए जाएंगे, प्लॉट्स मुहैया कराए जाएंगे, और जो आम आदमी है उसके हिसाब से जो मकान के रेट हैं वो भी निर्धारित किए जाएंगे, मार्केट रेट के हिसाब से निर्धारित किए जाएंगे, और उचित लाभ पहुंचाने की एक कवायद यहां पर नजर आई। केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं। मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम फैसले कैबिनेट बैठक से निकलकर सामने आए हैं। अनुराग ठाकुर फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। तो G20 की सफलता के बाद प्रोजेक्ट 2 फेज 2 शुरू हुआ, उसमें 1,670 करोड़ रुपया खर्च हुआ। उसमें 18,735 डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कंप्यूटराइजेशन हुई, जिसमें लगभग 99.4% कोर्ट कॉम्प्लेक्स अक्रॉस इंडिया उनका कंप्यूटराइजेशन हुआ। इसमें लाइव स्ट्रीमिंग, वीसी और ये सब ई फाइलिंग की सुविधा SMS, ईमेल वगैरह दी है। अब तीसरा फेज शुरू हुआ है जिसकी मंजूरी हुई। इस पे 7,210 करोड़ रुपया खर्च होगा अगले 4 साल में। इसमें ICT की सुविधा होगी, MOU होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और राज्य की सरकारों के बीच में। ये सारी ई फाइलिंग, वर्चुअल कोर्ट्स, हार्डवेयर, सारा खर्चा भारत सरकार कर रही है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में। जब ये MOU होता है इसके बाद तो मेंटेनेंस आपकी और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, इसकी जिम्मेदारी राज्य के ऊपर जाएगी। तो इससे हमें उपलब्ध क्या होगा? यूनिवर्सल एक्सेस टू द जस्टिस, लीगल अवेयरनेस होगी इससे, और एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। इससे जुडिशरी का भी बेनिफिट होता है, नागरिकों का भी होता है, और लिटिगेशन करने वाले हमारे लोग या एडवोकेट्स उनका भी होता है। तो कुल मिलाकर सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है, जहां न्याय भी जल्दी होगा और न्याय प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से सरलता भी आएगी, सुगमता भी होगी और सफलता भी मिलेगी। तो केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर संपन्नता का जिक्र किया कि जो G20 का सफल पूर्वक देखा जाए तो जो करार यहाँ पर हुआ तो जाहिर सी बात है तो इसके आने वाले समय में बेहद लाभ आम जनता को और देश को मिल सकेगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर बता दें, दक्षिण कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में ऑपरेशन जारी है। सेना अधिकारी, पुलिसकर्मी इस बीच घायल हुए। दक्षिण कश्मीर के कोकेर नाग में गोलीबारी, तो हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। राजौरी और अनंतनाग में ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना अधिकारी और पुलिसकर्मी इस गोलीबारी में घायल हुए। तो फिलहाल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़।
और इस गोलीबारी में कई सेना के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोकेरनाग में ये गोलीबारी, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये गोलीबारी, और इस बीच कई आला अधिकारी घायल हुए। तो सेना के अधिकारी और पुलिसकर्मी इस गोलीबारी में घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो हालात हैं वो सामान्य नजर नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। तो राजौरी और अनंतनाग में भी ऑपरेशन जारी है, क्योंकि इन हालातों को देखते हुए सेना के अधिकारी इस गोलीबारी में कई पुलिसकर्मी और सेना के अधिकारी घायल हुए हैं। फिलहाल अभी भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में ये सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कोकेरनाग में गोलीबारी दक्षिण कश्मीर के, क्योंकि अक्सर यहाँ पर देखा गया है जो हालात हैं वो सामान्य नजर नहीं आते हैं और suरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी बुरहान जुड़े हुए हैं। फिलहाल हालात क्या कुछ नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में फौज और अस्करियत पसंद के बीच एक मुठभेड़ शुरू हुई। आपको बता दूं कि जनूबी कश्मीर अनंतनाग कोकरनाग गलोल इलाके में आज अस्करियत पसंद और सरकारी फोर्स के तसादुम आराई में एक फौजी एहलकार और एक पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुआ है। इस बात के मुताबिक फौज को जो है इत्तला मिली थी कि कोकरनाग के गलोल इलाके में जो है अस्करियत पसंदों की नकलहरकत देखी गई। उसके बाद फौज ने मुश्तरका तौर पर उस इलाके का मुआवजा लिया और यूं ही फौज मुश्तबा मुकाम में पहुंच गई तो अस्करियत पसंद ने फौज के ऊपर गोलियां चलाई और दोनों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई। अभी कहा जा रहा है कि इसमें एक फौजी एहलकार भी जो है हमारा एक फौजी एहलकार भी जो है अभी तक जो है जख्मी हुआ। जी मैम। जी बिल्कुल, अभी भी देखा जाए तो सर्च ऑपरेशन जारी है और जो लोग इसमें घायल हुए उनकी फिलहाल स्थिति के बारे में अगर बात की जाए। जी मैम, मैं आपको बता दूं कि उस इलाके को अभी तक जो है वो मुआवजे में लिया है, क्योंकि अस्करियत पसंदों की तलाशी जो है वो बड़े पैमाने पे उस इलाके में शुरू की गई है और जो फौजी एहलकार हलाक हुआ है, जो भी पुलिस एहलकार जख्मी हुए, नजदीकी इलाज मुआवजा के लिए करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। लेकिन मुश्तरका तौर पर इस वक्त फौज ने पूरे इलाके को जो है मुआवजे में लिया है। जी बुरहान, सेना के और भी जवान यहाँ पर मुस्तैद किए गए हैं, जिस तरीके से गतिविधियां बनती हुई नजर आ रही हैं। जाहिर सी बात है मैम कि अगर हम कोकरनाग गलोल इलाके की बात करें तो बड़ा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जो है जंगल इलाका भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फौज को है बढ़ा दिया गया है उस इलाके में। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोशिश की जाएगी आतंकवादियों की तरफ से कि भागने की कोशिश की गई, इसलिए फौज को जो है उस इलाके में बढ़ा दिया गया है और सारे एग्जिट एंट्री पॉइंट जो है फिलहाल सील कर दिए गए हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी को देखते हुए सेना के जवान और मुस्तैद किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर एटा से आपको बता दें, सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। भाकियों स्वराज के कार्यकर्ताओं ने ये मोर्चा खोला है। 11 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ये गुस्सा, ये नाराजगी देखने को मिल रही है और प्रभारी ने कहा है कि किसानों पर लगे मुकदमे वापस हों। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिलहाल एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भी सौंपा गया। किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ये नाराजगी, 11 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपा गया। तो किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ये गुस्सा है और इसी से संबंधित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता दें, नवजात जो चोरी हुआ वो फिलहाल सकुशल बरामद कर लिया गया है। फरीदाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, तो नवजात की बरामदगी 12 घंटे में पुलिस ने नवजात को बरामद कर लिया। दिल्ली के सुल्तानपुरी से इस नवजात को बरामद किया। तो बादशाह खान सिविल अस्पताल से ये नवजात चोरी हुआ था। और इसी खबर पर संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या जानकारी है इस संबंध में, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है? बता दें, फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल की घटना है, जहां पर सुबह के समय दो महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, जहां पर आप देख सकता है कि एक महिला ने बच्चे को गोदी में लेकर और पीछे के रास्ते से निकलते होती हुई ऑटो में बैठकर फरार हो गई थी। जिसके बाद वहां पर जो परिजनों ने हंगामा हॉस्पिटल के अंदर मचा दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तमाम मामले की जांच करते हुए तुरंत प्रभाव से सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं और कई टीमें इसमें दबिश देने के लिए लगी थी। पर देर रात की बात की जाए तो पुलिस को 12 घंटे बाद कामयाबी हासिल हुई है कि दीपक नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से बच्चे को बरामद कर लिया है। और बता दें, एक गिरोह है जिससे जो पूजा नाम की जो महिला है, इसे पहले भी इस मामले में उनकी मनोज, क्या पूछताछ में निकलकर सामने आ पाया कि आखिर बच्चा चोरी के पीछे वजह क्या रही? जो दीपक, जैसा कि आपने बताया, इसकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? बताते जो दीपक है वो पहले भी इस महिला के साथ इन बच्चों को चुराने के मामले में पहले भी मामला दर्ज हो चुका है। पर बता दें, जिस तरह से बच्चों को चुरा के बेचने की फिराक में थे, पर दिल्ली के सुल्तानपुरी में ये बच्चे को लेके गए, जहां से इनकी लोकेशन और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सीआईए की टीम ने इनको काबू किया है। पर बताते जिस तरह से फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल की अगर बात की जाए कि जिस तरह से सुरक्षा है पुलिस की, सिक्योरिटी। शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बच्चे को 12 घंटे में बरामद कर लिया पुलिस ने। बढ़ते आगे, शामली से आपको खबर बता दें, दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। छत के ऊपर से पथराव करने का वीडियो अब सामने आ रहा है। सिलेंडर के लेन देन को लेकर ये पूरा झगड़ा, ये पूरा विवाद हुआ। पथराव में महिला सहित कई लोग घायल हुए हैं। तो वीडियो वायरल होते ही पुलिस विभाग में भी हड़कंप। कैराना क्षेत्र गांव रामडा का ये वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो सिलेंडर के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। पथराव की स्थिति फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शामली से आपको खबर बता रहे हैं, दो पक्षों में पत्थरबाजी कहासुनी हुई और विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि मारपीट में तब्दील हो गया। फिलहाल अब प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है और इस पूरे मामले की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। तो वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक अमला भी हरकत में आया और इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो पक्षों का विवाद कितना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मकान की छत से खड़े होकर ये किस तरीके से पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आपको अहम खबर बता दें, कोटपुतली राजस्थान से बड़ी खबर। पेट्रोल पंप कर्मियों आज और कल, दरअसल आपको बता दें, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान के सभी जिलों में ये पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप कर्मियों ने हड़ताल की है, तो जिसकी वजह से ये 2 दिन बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। तो पेट्रोलियम जो संगठन है उन्होंने मोर्चा खोला है, जिसकी वजह से अब 2 दिन तक बंद रहेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल रहेगी।
पेट्रोल पंप कर्मियों की और मांगे न मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहनों को फिलहाल रियायत दी गई है, छूट दी गई है। मांगे न मानने पर यह हड़ताल आगे बढ़ सकती है, ये चेतावनी भी दी गई है। बढ़ते आगे, गोंडा से आपको खबर बता दें, टेम्पो पलटने से बड़ा सड़क हादसा सामने आ रहा है। अयोध्या से दर्शन करके वापस लौट रहे थे ये लोग, हादसे के शिकार हो गए और हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। नवाबगंज के परसापुर के पास ये हादसा हुआ। ट्रक और डीसीएम की चपेट में आने से टेम्पो पलट गया। तो ये यात्री अयोध्या से दर्शन कर वापस लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। तो घायल लोगों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। 7 लोगों की इस हादसे में घायल होने की खबर। नवाबगंज के परसापुर के पास ये हादसा हुआ। ट्रक और डीसीएम की चपेट में आने से टेम्पो पलट गया और टेम्पो पलटने से ये बड़ा सड़क हादसा सामने आ रहा है, जिसमें करीब 2 लोगों की दर्दनाक मौत और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, हापुड़ मामले में वकीलों का प्रदर्शन जारी है। नगर के मुख्य चौराहे और काला आम पर एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई है। बड़ी संख्या में वकीलों ने पहुंचकर यहां पर विरोध दर्ज कराया, विरोध प्रदर्शन किया। हापुड़ के डीएम और एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग पर ये अड़े हुए हैं और इसी बात को लेकर प्रदर्शन जारी है। तो वकीलों का प्रदर्शन एक बार फिर से सामने आ रहा है। एसएसपी और डीएम की बर्खास्तगी को लेकर ये प्रदर्शन नगर के मुख्य चौराहे पर एक मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी मांग है कि एसएसपी और डीएम को बर्खास्त किया जाए। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से आपको खबर बता दें, सपाइयों को फिल्म जवान दिखाई गई। उपचुनाव में जीत के जश्न में ये फिल्म दिखाई गई है। सपा के कैबिनेट मंत्री यासर शाह ने ये फिल्म दिखाई है। सिनेमा में अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे गूंजे और सपा के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी इस बीच मौजूद रहे। तो उपचुनाव में जीत के जश्न में, खुशी में ये फिल्म दिखाई गई और नारेबाजी भी की गई। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह ने ये फिल्म दिखाई और इस बीच सपा के कई कार्यकर्ता भी सिनेमा हॉल में नजर आए। कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी थी, उनकी डिमांड थी कि हम लोग को जवान दिखाया। जो समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता घोषित चुनाव प्रचार में गए थे, उनको आज जवान दिखा के जीत की खुशी मिली। कितने लोग आए होंगे? पूरा सिनेमा हॉल बुकेगा। आप पूरा सिनेमा हॉल। बढ़ते आगे, आगरा से आपको खबर बता दें, 50,000 का इनामी बदमाश दबोचा गया है। सोची और थाना अतमाउद्दौला पुलिस की ज्वाइंट ये कार्रवाई सामने आई है। अतमाउद्दौला का रहने वाला ये इनामिया बदमाश बताया जा रहा है। 4 मुकदमे पहले से 4 मुकदमों में वांछित चल रहा था। संपत्ति के कूट रचित दस्तावेज मामले में भी वांछित था। एसओजी और थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
रुक करते हैं अगली खबर का। लखीमपुर से बड़ी खबर, बैंक कर्मियों ने किसान को अपमानित किया है। भूमि विकास बैंक का लोन न जमा करने पर अपमानित किया गया। दलित किसान की हार्ट अटैक से मौत हुई है। बैंक कर्मियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। मृतक ने भूमि ली थी, जमीन लिया था और 60,000 का लोन जमीन नीलाम करने के लिए धमकी दी गई थी। प्रताड़ना से आहत किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई और दलित किसान की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने बैंक कर्मियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हैदराबाद के पूरा गांव का एक मामला ये बताया जा रहा है। दलित किसान की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी के चलते बैंक कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन की। या सर कल तो ठीक थे ये, और कल वो बैंक वाले आए थे वहाँ के भूमि विकास के, तो कर्जा था पिताजी पे, तो वो आ रहे हैं और यहाँ आए, घर से पकड़ ले गए, बैठा ले गए जीप में यहाँ। और गांव के लोग ये देखते रहे जैसे खड़े, और बैठा ले गए। फिर कह रहे छोड़ दो कहीं नहीं छोड़बो इसे, और तुम्हारी जमीन नीलाम करबो जेल भेजबो। तो गांव के लोग कुछ लोग फिर आगे कहीं न कहीं है बहुत ज़्यादा, तब जाके छोड़ी न वह 500 रुपया लेन उनसे छुड़वाई हमारे पिता से। हाँ, पिताजी को छोड़ने के एवज में 500 रुपए लिए। 500 रुपये लिए। तो 1995 से 2000 तक ये प्रधान रहे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। क्षेत्र में इनका काफ़ी मान सम्मान भी था। इन्होंने कभी 60,000 रुपये बैंक से कर्ज लिया होगा, उसको मैं ब्याज सहित 3 लाख रुपए हो गया। अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अदा नहीं कर पाए। बढ़ते आगे खबर बेमेतरा से है, जहां ग्राम पंचायत देवर ब्रिजा में आयोजित किसान कुटीर भवन लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए। सर्वप्रथम भगवान बलराम की विधि विधान से पूजा अर्चना कर लाखों रुपए की लागत से निर्मित किसान कुटीर भवन का फीता काट कर लोकार्पण कर भवन किसानों के लिए समर्पित किया गया। साथ ही केश डबरी के नवीन धान उपार्जन के केंद्र का भी लोकार्पण किया गया। विधायक आशीष छाबड़ा ने संबोधित करते हुए कहा है कि किसानों की समृद्धि और गांव का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। बढ़ते आगे बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सलधा में आयोजित भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना, दीप प्रज्वलित कर विभिन्न विकास कार्यों और लोकार्पण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति का अनावरण और करीब 1.51 लाख का फीता काट कर लोकार्पण किया। और आपको बता दें, सलधा पहुंचकर मार्ग निर्माण कार्य में 161.9 लाख रुपए की नारियल तोड़कर भूमि पूजन किया। आशीष छाबड़ा ने कहा है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना है। बेमेतरा विधानसभा में भी कांग्रेस के विधायक का लाना है और आप सबसे आशीर्वाद लेने आया। करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। आप देख रहे हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार हर क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य करके दिखाया है। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास के काम हुए हैं। ग्राम सलधा की अगर बात करें तो पूर्व में भी करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। वर्तमान में भी आप आज देख रहे हैं करोड़ों रुपए के जो लागत से भूमि पूजन और लोकार्पण यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। लोगों में काफी उत्साह है और किसानों में विशेष रूप से सरकार को लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के हित में योजनाएं बनाई है, आने वाले समय में जो 1 नवंबर से 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कांग्रेस सरकार धान खरीदने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में यहाँ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा की घोषणा की है। उसको लेके किसानों में काफी उत्साह है और काफी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की योजनाओं की प्रशंसा कर रहे हैं।
रुक करते हैं अगली खबर का। सूरजपुर में स्वास्थ्य विभाग में सिक्योरिटी गार्ड और ऑपरेटर की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले संदीप जायसवाल नाम के युवक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और ठगे गए ग्रामीणों ने भटगांव थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने लिखा है कि धोखाधड़ी अनावेदक संदीप जायसवाल उर्फ छोटू देवागन सहनत निवासी सौकी का रहने वाला बताया जा रहा है और सरकारी डॉक्टरों ने भी अपने चैम्बर के बगल में सीधे साधे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में विगत 2 माह से काम करा रहे थे और उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर भी ले रहे थे और इस तरह ठगी के शिकार लगभग सैकड़ों युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ बीजेपी घोषणा पत्र समिति के प्रदेश संयोजक और पाटन विधानसभा प्रत्याशी एवं दुर्ग सांसद विजय बघेल जिले के विधानसभाओं का दौरा कर चुनावी माहौल की नब्ज टटोलने बैकुंठपुर पहुंचे और उन्होंने बैकुंठपुर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर चुनावी चर्चा की। उनके आबकारी मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं तो भगवान ही मालिक है इस सरकार की, और वो अपनी जुबान नहीं बोल रहे हैं, वो अपने मुख्यमंत्री की जुबान बोल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बंद करने नहीं देगा। सबसे बड़ी आमदनी का जरिया, भ्रष्टाचार का जरिया शराब हो गया। मतलब एक पेटी परमिट वाली जाती है तो 2 पेटी भी नहीं परमिट वाली निकलती, जो गलियों में, मोहल्लों में, चौक में, चौराहे में बिकते रहता है। हमारे समय कोचिया लोग के ऊपर कार्रवाई होती थी और कोचिया लोग तो दुबके हुए डर के मारे इधर उधर होते थे। ये लोग उन्हीं कोचिया को जो बहुत सारे दूसरे धंधा, दूसरे बिजनेस में लग गए, लेकिन उनको खोज खोज खिला रहे, चलो तुम दारू बिकवाओ, हम संरक्षण देंगे। बढ़ते आगे, जिला गुरदासपुर में चोरी और लूटपाट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला ये है कि देर रात 3 अज्ञात लुटेरों ने बटाला कादिया के रास्ते में पकड़ पड़ने वाले गुरुद्वारा फ्लाई साहब के पास हवाई फायरिंग की और मोटरसाइकिल से निकले। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ਜਿਹੜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲकुल सेफ नहीं है। खबर गुरदासपुर से है, जहां पुलिस जिला बटाला के गांव धर्मकोट रंधावा में एक दुकान पर ट्रैक्टर की मरम्मत कर रहे नजदीकी गांव मेघा के युवकों और मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ युवकों ने तेजधार हथियार से हमला किया और फिर पिस्टल से फायरिंग कर भाग निकले। गोली युवक की बाह में लगी और जिससे वो घायल हो गया। उसे डेरा बाबा नानक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हमलावर युवक मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गया। ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੇਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ? ਇਲਾਕਾ ਅੱਡਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਧਰਮਕੋਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਣਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਜ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂ। ਇਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਐਮਐਲਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਉਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
वाइटल स्टेबल ने एकदम ठीक है पेशेंट। मुलाजिम वगैरह कुछ पहुंचे पुलिस को? जी वो आए सी बयान वगैरह लगे ना उन्होंने। रुक करते हैं पंजाब का, जहां पर बाढ़ के कारण किसानों के हुए नुकसान को लेकर सरकार की ओर से अभी तक किसानों को मुआवजा न दिए जाने के विरोध में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के महल के घर और बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा है कि अगर सरकार किसानों को उचित मुआवजा नहीं देगी तो दोनों सरकारों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा न देने के विरोध में किसान 3 दिन से कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। ਇਹ ਧਰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। रुक करते हैं अगली खबर का। जननायक जनता पार्टी से हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पिहावा दौरा किया और उन्होंने निजी संस्थान का उद्घाटन भी किया और उसके बाद उप मुख्यमंत्री जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निजी कार्यालय में पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने उन्हें 25 सितंबर को सीकर राजस्थान में चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर होने वाली रैली के लिए आमंत्रित किया है और गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण देने के लिए कहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। बाजरे की खरीद का कार्य आगामी 20 सितंबर और धान की खरीद का कार्य आगामी 25 सितंबर से शुरू किया जाएगा। प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से फसल खरीद का कार्य शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लिखित तौर पर हमें 1 अक्टूबर से परमिशन भेजी है। कल पीयूष गोयल जी को हमने एक निवेदन डीओ लेटर के माध्यम से किया है, क्योंकि बाजरा मंडी में आने लग गया। हरियाणा सरकार को परमिशन दी जाए कि बाजरे की खरीद आगामी 20 तारीख से और जीरी का भी इनफ्लो, क्योंकि अब लेट मॉनसून नहीं हुआ, फसल पकड़ने लगी है, 25 तारीख से केंद्र सरकार हमें परमिशन पुरतौर कर दे। और अगर परमिशन आती है तो हमने एक निवेदन केंद्र सरकार को माननीय रक्षा और गृह मंत्री जी को भेजा था कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया है। मोटे अनाज के इस वर्ष के अंदर हरियाणा को परमिशन दी जाए कि हम 8 लाख मेट्रिक टन। बढ़ते आगे, खबर यमुना नगर से है। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए विजिलेंस टीम का गठन किया गया है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके, कर्मचारी अपना काम पूरी ईमानदारी से काम कर सके। आपको बता दें कि विजिलेंस ने एक और सरकारी बाबू को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। 1.5 लाख रुपए लोन देने के बाद फील्ड अफसर तेजपाल ने शिकायतकर्ता को इंश्योरेंस कराने के अलावा 1500 की रिश्वत भी मांगी। मेरे पास फिर शिकायत लेके आया था, मैंने लोन लेना था पिछड़ा वर्ग से, और इसका जो था अपना लोन के लिए जो ये था अपना फील्ड ऑफिसर तेजपाल सैनी, उसने 10,500 रुपए की मांग की थी लोन को पास करने के लिए, और उसको आज 10,500 रुपए जिन्हें 9,000 की रसीद काट के दी, उसको 1,500 के साथ ही से काबू करी है। तो सर अभी ये जो तेजपाल सैनी है ये कौन से विभाग में तैनात है? ये पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण हरियाणा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो पुराना विचार है
कि किस प्रकार से तुष्टीकरण हो और हिंदुओं पर, हिंदुओं की विचारधारा पर, सनातन धर्म पर अटैक होते रहे। उस पर सुरजेवाला, हुड्डा, शैलजा बहरे बने हुए हैं और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने, तो सुरजेवाला जी हों, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे दीपेंद्र जी हों, चाहे शैलजा हो जी हों, किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा है। और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का जो पुराना विचार है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण हो और हिंदुओं पर और हिंदू की विचारधारा पर, सनातन धर्म पर अटैक होते रहे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।